आ जाए नहीं आता, सीबीएसई के अंदर यही ज्यादातर इसी यहीं तक रहते हैं स्क्वायर तक बेटे, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए क्या कि जब मैं ये सिमेट्रिसिटी को उठा करके ला रहा हूं, 3-4 जी इस हिसाब से, इस ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, हेक्सागन हो गया, इनके सेंटर के ऊपर आंसर 0 आ रहा है, बस शर्त यह है कि वर्टेक्स पे चार्ज सेम रखे गए हो। हाँ, इसको थोड़ा ना मैनिपुलेट कर सकता है इस क्वेश्चन को, हेक्सागन वाले को देखो कैसे कर सकता है। देखो आपको हेक्सागन दिया जाता है, हेक्सागन दे दिया और एक वर्टेक्स से चार्ज हटा दिया। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी फेमस है, ठीक है ना। किसी एक वर्टेक्स से चार्ज को हटा देता है बेटे, मान लो यहीं से हटा दिया मैंने, 5 पे रखे हुए हैं और ये कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट O या सेंटर O। ये वही हेक्सागन है, ABCD यही है जो ये लिखी हुई है। इस वर्टेक्स के ऊपर चार्ज नहीं है, मतलब F पोजीशन के ऊपर चार्ज ही नहीं है, कहता फोर्स बताओ। कोई बात नहीं है साहब, फोर्स की डायरेक्शन चेक करी, A की वजह से करूंगा ये FA हो जाएगा, सही है ना, B की वजह से करूंगा ये FB हो जाएगा, C की वजह से करूंगा ये FC हो जाएगा, D की वजह से करूंगा ये FD हो जाएगा, ये FE हो जाएगा। FF कोई फोर्स नहीं होगी क्यों, वहां पे चार्ज ही नहीं। मैग्नीट्यूड वाइज देखूंगा ये सभी बराबर आएंगे। कौन कौन सी फोर्स कैंसिल करेंगी साहब, जो FA होगी वो FD को कैंसिल करेगी, FA और FD इक्वल हैं अपोजिट डायरेक्शन में, हेंस कैंसिल ईच अदर। ये वाली FB है, ये वाली FE है, क्या FB और FE इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन, हेंस कैंसिल ईच अदर। कौन सी फोर्स बच गई साहब, सर अकेली ये बच गई FC, तो इसका मतलब जो F नेट है वो FC के बराबर होगा और दैट इज KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, ये आंसर आया। हाँ, किस साइड होगा डायरेक्शन वो फिगर में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये डायरेक्शन है। बात समझ में आती है, ठीक है ना बेटे। क्वेश्चन को घुमाने के लिए हो सकता है इनमें से 2 गायब कर दे आपके सामने, कंसेप्ट को पकड़ना सही है बेटे। जैसे समझना कि ये वाला चार्ज हटा दिया, ये हटा दिया, जब ये हटा दिया तो ये वाली फोर्स हट जाएगी, तो कौन कौन बचेंगे, ये बचेगा और ये बचेगा। और तेरे सामने कोई ये सिचुएशन दे दे कि साहब 2 वेक्टर हैं और 60 के एंगल पर है, एक ये वाला बचेगा और एक ये बचेगा, ये 60 के एंगल पे आएंगे, क्या रिजल्टेंट √3 टाइम्स हो जाता है। अरे हाँ तो बोल, तो हेक्सागन के ऊपर ये क्वेश्चन बनते हैं, सभी वर्टेक्स पे दे दिया, इन्हीं 2 वर्टेक्स का हटा दिया, एक का हटा दिया, हाँ प्लस माइनस कर सकता है, कहीं प्लस कहीं पे माइनस। वेक्टर सम करना मैं 11th क्लास में बहुत बारीकी से पढ़ कर आता हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनते हैं हेक्सागन के ऊपर। एक बच्चा चुपचाप बैठा मन में सोचता रहा, सर स्क्वायर कराया, ट्रायंगल कराया, सब कराया, पेंटागन क्यों छोड़ दिया। देखो पेंटागन के ऊपर कैलकुलेशन टफ होती है, यहाँ पे ये साइड बहुत आसानी से पता चल जाती है, A बचेगी, ये वाली जो दूरी A है, कैलकुलेशन आसान है, लेकिन कंसेप्ट सबके लिए वैलिड है। बच्चा बोला कंसेप्ट, हाँ साहब कंसेप्ट ध्यान से सुनना किसे कहते हैं। यहाँ पे आप ना बेटे एक बार स्क्रीन को रोको और ये क्वेश्चन को नोट करो, इन दोनों को करो। ये वाली सिचुएशन, ये स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कहने का मतलब ये है कि ये सभी एक सिमेट्रिसिटी के क्वेश्चन है। इनके सेंटर के ऊपर अगर आपने कोई चार्ज रखा है तो उसके ऊपर कभी फोर्स अप्लाई नहीं होती। शर्त यह है कि जो वर्टेक्स हैं उनके ऊपर इक्वल चार्ज रखे होने चाहिए, इक्वल चार्ज रखे होने चाहिए। बात समझ में आती है। अगर वर्टेक्स के ऊपर इक्वल चार्ज होते हैं तो सेंटर के ऊपर जो चार्ज होता है उसके ऊपर कभी फोर्स अप्लाई नहीं होती, यही कंसेप्ट है बस। अगर मैं तेरे सामने जैसे अभी स्क्वायर हो गया और अगर हेक्सागन बना देता हूं, सही है, हेक्सागन और 6 इक्वल चार्ज रख दिए, ये मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, तो आप सभी ने जवाब दिया है कि इसके ऊपर जो फोर्स आती है वो 0 आई है। शर्त यह है कि सभी के ऊपर वर्टेक्स पे सेम चार्ज होने चाहिए, 0 आई थी, ये सिमेट्रिसिटी है। बात समझ में आती है। हाँ, कल को मेरे से पेंटागन का सवाल पूछ ले, ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है बेटे क्वेश्चन ये, ठीक है ना। पेंटागन का क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीबीएसई इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगी। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले वो अलग बात है,
लेकिन इस पे कैलकुलेशन नहीं आएगी, ठीक है। कैलकुलेशन इसलिए नहीं देते इसके अंदर कि अगर आपको ये वाली साइड प्रोवाइड कर दें तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना टफ होता है। हाँ, ये वाली साइड ही दे दूं तो कैलकुलेशन फिर तो आसान हो जाएगी, ठीक है। यही दूरी आपको प्रोवाइड कर देता हूं। चलो, पेंटागन है साहब, 5 चार्ज रखे हुए हैं। क्वेश्चन कहता है कि सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है ऊपर, बताइए कितनी फोर्स अप्लाई होगी, और आपको ये जो दूरी दे रखी है ए दे रखी है इसमें, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये आप सीधा कॉमन सेंस से लिख सकते हो कि इसका जवाब 0 आएगा। ये 0 क्यों आता है ये मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, एक बात याद रखना, ये जितने भी पॉइंट है ना बेटे, हम लोग इनको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट वो जगह होती है, देखो एक कॉमन सी बात है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स क्यों अप्लाई होगी, ये मैंने आपको पहले दिन बोला था। किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स जब अप्लाई होती है जब वो किसी की फील्ड में होता है, ये विधि का विधान है, जब वो किसी की फील्ड में होता है। आज तो कह रहा है कि यहां पर इस पे फोर्स अप्लाई नहीं है, तो ये कॉमन सेंस है कि इन दोनों की वजह से यहां पर फील्ड ही नहीं है, इन दोनों की वजह से यहां पर फील्ड ही नहीं है। अगर यहां पे फील्ड होती तो उस पर फोर्स अप्लाई होती, तो जहां पर फील्ड ही नहीं होती उसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ये चीज मैंने आपको 11th में भी एक्सप्लेन करी है बहुत बारीकी से, ठीक है। ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये इस सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट है, ये इस सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट है, ये इस सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट है, और ये इस सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट है। और न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर आप कोई भी चार्ज रखिए, कभी उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होती है, वो क्यों, वहां फील्ड ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस जगह पे कोई भी चार्ज हो फोर्स नहीं लगेगी, शर्त यह है ये सारे चार्ज सेम होने चाहिए। बात समझ में आई? कैलकुलेशन पे जाओगे ना, अगर सीबीएसई इस क्वेश्चन को दे दे सब्जेक्टिव की फॉर्म में, तो इसकी कैलकुलेशन आपके लिए टफ बन जाएगी, क्योंकि बीच का ये 360 वाला एंगल है बेटे, ठीक है ना। ये एंगल जो है कैलकुलेट करना आसान नहीं है, ठीक है। इनका रिजोल्यूशन करना, रिजल्टेंट निकालना वो आसान नहीं है, ठीक है। ये एंगल आपका कितना बनेगा, 72 बनेगा, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे 360 को 5 से, ठीक है ना, तो 70 पंजे 350, 60, हाँ 72 का ही बनेगा। तो 72 का एंगल लेकर के कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो आप इसको कंसेप्चुअली सीधा ही लिख सकते हो कि यहां पर आंसर 0 आएगा, यहां पर आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्शन अगर आप कहते हो दिखा देता हूं, जैसे ए वाला फोर्स जो है, ऊपर वाला जो चार्ज है ए है, बी सी डी और ए, जो ए फोर्स अप्लाई करेगा वो ये डायरेक्शन होगी, दिस इज द फोर्स ड्यू टू ए। जो बी अप्लाई कर रहा होगा वो ये डायरेक्शन होगी, दिस इज द फोर्स ड्यू टू बी। दिस इज द फोर्स ड्यू टू सी, दिस इज द फोर्स ड्यू टू डी, एंड दिस इज द फोर्स ड्यू टू ई। अब तुम ध्यान से देखो, कोई किसी के अपोजिट नहीं है, जब अपोजिट नहीं है दैट्स वाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनता है। ये न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन मैंने हटा दी है यहाँ से, ठीक है, काफी ज्यादा लाइन हो गई है। अब निकाले जाओ इनका रिजल्टेंट, इसलिए टफ है कैलकुलेशन, और कंसेप्चुअली ये कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, क्लियर है। क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट है इस सिस्टम का, और न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर कोई फील्ड नहीं होती, तो वहां कोई चार्ज रखूंगा तो उसके ऊपर कभी भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी। फिर बच्चा बोला आपने क्वेश्चन कराया क्यों, ये कराया इसलिए बेटे, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन वाला इसमें करता क्या है कि ये पेंटागन के अंदर एक चार्ज को हटा देता है, किसी भी एक चार्ज को। बात को पकड़ना, मजा आ जाएगा कंसेप्ट को पकड़ पाए तो आप। यहाँ पे कोई भी एक चार्ज हटा देता है, मान लो मैंने ये वाला चार्ज हटा दिया, और ये साइड मैं आपको ए दे देता हूं, ठीक है ना। ये साइड जो है ये दूरी सभी ए है, ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है। बच्चे ने फोर्स की डायरेक्शन दिखाई, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा बात का। जब फोर्स ड्यू टू ए दिखाई गई, दिस द यहाँ पे रखा है क्यू, कहता फोर्स बताइए, तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू ए, दिस इज द फोर्स ड्यू टू बी, दिस इज द फोर्स ड्यू टू सी, और दिस इज द फोर्स ड्यू टू ई। डी पर तो है ही नहीं, दिस इज द फोर्स ड्यू टू ई।
4 हैं, चारों का रिजल्टेंट निकालना है तेरे को, जो रिजल्टेंट आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोचना। क्वेश्चन है कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर फोर्स चाहिए, बच्चा बोला रिजल्टेंट निकाल दूंगा चारों का, सच्चाई है, लेकिन रिजल्टेंट के लिए एंगल थोड़े से टफ बनते हैं। एक बच्चे ने इसको कॉमन सेंस से सोचा, ध्यान से सुनना क्या सोचा, वो ये बोला सर अगर मैं इन चारों फोर्सेस को यहां अलग से बना देता हूं, अगर आप कंसेप्ट को थोड़ा अच्छा समझ पाओ, जिससे कि ये चारों फोर्स हैं, एफ ए मुझको इस साइड दे रखी है इसने, ठीक है, एफ बी मेरे डाउनवर्ड दे रखी है, दिस इज द एफ बी, एफ सी इस साइड में है, एफ सी है, और दिस इज एफ ई। बात को पकड़ना, मजा आ जाएगा। मुझसे कहता फोर्स बताइए, ठीक है साहब, मैं ये कंसेप्ट जानता हूं, ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर पांचों चार्ज रखे हुए हैं तो सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग ये न्यूट्रल पॉइंट बनेगा और यहां पे कोई फोर्स, वो चार्ज रखा जाएगा तो उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी। तो मैंने क्या काम किया, कॉमन सेंस से मैंने ये सोच लिया थोड़ी देर के लिए कि मान लो मैं यहां पर चार्ज रख देता हूं, मान लो मैंने चार्ज रख दिया, तो उस चार्ज के रखने से क्या कहानी बनेगी कि उस चार्ज के रखने से एक फोर्स इधर और जनरेट हो जाएगी ऊपर की तरफ, जिसका नाम एफ डी होगा। मैं ये रख देता हूं, एक फोर्स इधर और आ जाएगी जिसका नाम एफ डी होगा, और वो फोर्स कितनी होगी, वो होगी के Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर बाय A का स्क्वायर। बात को पकड़ना, जब मैं यहां पर एक चार्ज रख देता हूं तो चार्ज के रखने से एक फोर्स आ जाती है, वो इतनी होती है, और इसके फोर्स के आने से इस जगह पर नेट फोर्स 0 हो जाती है। इस फोर्स के आने से इस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाती है, 0। इसका मतलब ये हुआ साहब कि इन चारों का जो रिजल्टेंट है, इन चारों का जो रिजल्टेंट है वो इसके बराबर है, वो इसके बराबर है। कंसेप्ट को पकड़ना, उसने यहां पर कोई चार्ज नहीं दिया था, यहां चार्ज नहीं था, ठीक है साहब, मेरे से बोलता रिजल्टेंट निकालो। एक तरीका है कि मैन्युअली स्टार्ट कर दूं, एक कंसेप्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ज्यादातर, तो उस बच्चे ने कॉमन सेंस से सोचा कि अगर मैं यहां पे फोर्स चार्ज रखता हूं तो उस चार्ज की वजह से एक फोर्स इधर जनरेट हो जाएगी, और इसके जनरेट होते ही इस जगह का नेट आंसर 0 हो जाता है। नेट कब 0 होगा, कॉमन सी बात है, इसने किसी फोर्स को तो कैंसिल किया, और किसको कैंसिल किया, इन चारों के रिजल्टेंट को कैंसिल किया, इसने इन चारों के रिजल्टेंट को कैंसिल किया है। इसका मतलब यह है कि इन चारों का जो रिजल्टेंट है वो इसके बराबर है साहब। तो कैलकुलेट द फोर्स, तो दैट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये रिजल्टेंट फोर्स, मतलब जो नेट फोर्स है वो ये है, इन चारों का रिजल्टेंट इसके बराबर है। ये पेंटागन पे सवाल आता है, और ये कहां से उठ कर गया है, ये कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट से उठता है बेटे, ठीक है ना। ये है पेपर में, जहां तक सीबीएसई की बात है तो सिर्फ ये और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अलावा तो आप लोग जानते हो, चार्ज बदल दे, प्लस माइनस कर दे तो हम लोग उनको कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट का सिमेट्रिसिटी का ही सवाल बनता है, ठीक है। तो इसके इनको रोक, और ये पेंटागन का सवाल लिखना है, पहले तो ये वाला लिखना है, पांचों चार्ज वाला, फिर उसके बाद ये, ठीक है। एक चार्ज नहीं है, ध्यान रखना, कहीं आप जल्दी में इसको भी रख लो और फिर, ठीक है। तो स्किन को रोको और आराम से नोट करो। अब हेडिंग बना बेटे, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। कुछ क्वेश्चंस पहले हम कूलम्ब्स लॉ पर ले लेते हैं जो इक्विलिब्रियम पर बेस है। ये कंसेप्ट जो है ना बेटे इक्विलिब्रियम का, ये मैंने वैसे आपको 11th क्लास में भी समझा रखा है, वर्क एनर्जी पावर में और ग्रेविटेशन दोनों चैप्टर में लिखवाया था। आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर या टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। इक्विलिब्रियम कितने टाइप का इक्विलिब्रियम होता है साहब? सर 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है, याद है?
कौन सा, एक स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है, सबसे बेस्ट फिगर बेटे इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए ये है, सबसे प्यारी फिगर लगती है मेरे को इक्विलिब्रियम बच्चे को समझाना हो तो। ये कोई पहाड़ है कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना, यहां से दबा हुआ उभरा हुआ, ये सीधा है। अब हमें एक्सप्लेन करना है इक्विलिब्रियम, तो ध्यान से समझना बात को। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, स्टेबल। मान ले बेटे यहां पर एक बॉल है कोई, ये बॉल है ए, ये जो बॉल है ना बेटे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है, इसके अंदर है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। यहां पर कोई बॉल रखी है, तूने बहुत प्यार से समझदार हो क्या सावधानी से यहां पे बॉल रखी हुई है, ये जो बॉल है बेटे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। किसके अंदर है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। और यहां पर एक बॉल है, ये जो बॉल है बेटे ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर। किसके अंदर, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, ध्यान से समझना, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। जब किसी बॉडी को, किसी भी बॉडी को उसकी जो स्टेबल पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, ये मीन पोजीशन है या स्टेबल पोजीशन है, आप वहां से उसको डिस्प्लेस करिए, उसको वहां से डिस्प्लेस करिए। अगर वो बॉडी अपने आप उसी पॉइंट पर वापस आ जाए, घूम फिर के वहीं आ जाए, तो उस बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर बोला जाता है। मतलब अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप लिखना चाहो तो इसको लिखो बेटे, ठीक है, आप इसको हेडिंग बनाओ, फिगर बना लेना बाद में बेशक से, या फिगर बना दो, पहले डेफिनेशन लिख, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम लिख, अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम if it is displaced from its mean position, if it is displaced from its mean position in either direction, in either direction and it regain its original position, original position on its own, OWN, on its own, स्वतः अपने आप उल्टी आ जाए घूम फिर के, तो ऐसी बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम में बोला जाता है। ये पत्थर है, सामने बॉल है, एक बच्चे ने क्या काम किया, इस बॉल को बेटे यहां से लेकर के गया और यहां पर ला करके छोड़ दिया। अब बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, छोड़ दिया साहब, छोड़ करके वापस आ गया, ये घूम घाम के यहां से आएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, घूम घाम के उल्टी यहीं आ गई। कुछ समय के बाद बोला ये तो यहीं आ गई वापस। तो अगर ये सिचुएशन आपके सामने आ जाए, आपने बॉडी को डिस्प्लेस किया, अपने आप वहीं आ गई, स्वतः अपने आप, then the body is said to be in stable equilibrium, वो बॉडी कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। अब ध्यान से देखो ऊपर वाली बॉडी के साथ बी के साथ क्या कहानी है, आज बहुत प्यार से वहां पे रखी हुई है, क्योंकि उसके एमजी को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करी बैठी है, ठीक है साहब। एक बच्चा गया, उसने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, फूंक मार दी, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, साहब ये उल्टी चली जाएगी अपने अपना, तो उसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेगा इधर लुढ़क के आ जाएगी, इधर करेगा तो इधर, इधर करेगा तो इस साइड आ जाएगी, और अपने आप ऊपर नहीं चढ़ सकती। आज इक्विलिब्रियम है, सच्चाई है साहब, लेकिन जब इस बॉडी को डिस्प्लेस करके देखा गया तो गायब ही हो गई, वहां से भाग गई, उल्टी नहीं आई, देन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है, ये अनस्टेबल है। मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, ये तो चलो ग्रेविटेशन का एग्जांपल हो गया। अच्छा एक न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या है साहब, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर आप बॉडी को डिस्प्लेस करिए और डिस्प्लेस करके जहां छोड़ोगे वहीं रह जाएगी, ना आगे पीछे कहीं नहीं भागती, सब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप तो इसको डिस्प्लेस करके यहाँ लिया, आज ये सीधी लाइन है ना, ये जमीन सीधी है एकदम, यहां से उठा के यहाँ रख दे, जहां छोड़ेगा वहीं रह जाएगी, ये इक्विलिब्रियम कहलाता है न्यूट्रल। वो पोजीशन से लेना देना नहीं होता है, कहाँ रखिए साहब, कोई मतलब नहीं, वो न्यूट्रल है, कोई डिस्प्लेस करे कर दे, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहलाते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आती है?
अब मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना बात को। इधर देख, मान ले बेटे ये दो चार्ज हैं, कोई दोनों इक्वल चार्ज है की और क्यू। आपने एक तीसरा चार्ज इसके बीच में रख दिया स्मॉल क्यू। तो मुझे एक बात बताइए कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज स्मॉल क्यू, जो मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। तो बच्चा बोला ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है सर, इसके ऊपर 0 आंसर है। बिल्कुल सच्चाई है सर, बिल्कुल सच्चाई है। उसने मेरे से बोला कि विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज, ये किस प्रकार का इक्विलिब्रियम है। जब आप नेट फोर्स 0 कह रहे हो उसके ऊपर, ये रेस्ट पर है, तो कैसा इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल है अनस्टेबल है। तो कंसेप्ट को ध्यान से सुनना बेटे। ये जवाब लिखते समय इसका अंदाज अलग है। अंदाज अलग का मतलब ये हमको दोनों तरफ देखना पड़ता है, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। बच्चा बोला मतलब ये ध्यान से सुनिए। मेरे से बोला है कि ऐसा इक्विलिब्रियम है, ठीक है साहब, जो बॉडी इक्विलिब्रियम है उसको डिस्प्लेस कर दे। इस बच्चे ने इसको इधर डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा यहां लेकर के आया साहब। अब बड़े बच्चों सोच के बताना, अगर मैं इस चार्ज को डिस्प्लेस करके इस साइड लाऊंगा तो इन दोनों चार्जेस के बीच की जो फोर्स है वो बढ़ जाएगी।